स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस पर, जैव प्रक्रम पर कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जैव प्रक्रम क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो देखते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है, जैव प्रक्रम। जैव का मतलब होता है, देखिए जितने भी, चाहे वो एक कोश की जीव हों, एक कोश की जीव अमीबा, पैरामीशियम जो भी हैं, या बहुकोश की जीव जैसे मनुष्य या पेड़ पौधे, ठीक है, उन सभी को अपने जीवन की, जीवित रहने के लिए तमाम प्रकार की उनमें जो है क्रियाएं होती रहती हैं, प्रक्रियाएं होती रहती हैं, उसी को जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, सभी जीव जंतु या सभी जीवित जो भी हैं, चाहे वो कोश की जीव हों, बहुकोश की जीव हों, हरे पेड़ पौधे हों, उनमें जीवित रहने के लिए उनके शरीर में तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, तमाम क्रियाएं होती रहती हैं, उसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं हम देखते हैं। तो जैव प्रक्रम में जो सबसे पहली क्रिया शामिल होती है वो होती है पोषण। पोषण जो होता है, देखिए किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, मतलब उसको भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो एक कोश की जीव हों या बहुकोश की जीव हों या हरे पेड़ पौधे होते हैं, उन सभी को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उन्हें भोजन खाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देखिए जितने भी हरे पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी अन्य जीव हैं, वो सभी क्या हैं, वो सभी उपभोक्ता हैं। कहने का मतलब वो परपोषी होते हैं। परपोषी कैसे होंगे? क्योंकि जितने भी हरे पेड़ पौधे को छोड़ के जितने भी जीव होते हैं, वो किसी दूसरी चीज को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो इस तरीके से जो सबसे पहला प्रोसेस होता है मानव शरीर में जीवित रहने के लिए, वो होता है पोषण। मतलब सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन खाने की आवश्यकता होती है, मतलब पोषण की आवश्यकता होती है। अब दूसरा जो होता है श्वसन। श्वसन का मतलब होता है जीवित रहने के लिए हर प्राणी को सांस लेना ही पड़ता है। बिना सांस लिए कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो देखिए जो हरे पेड़ पौधे हैं वो भी ऑक्सीजन श्वसन में लेते हैं, और जो दूसरे प्राणी होते हैं वो भी श्वसन करते हैं, और जब हम श्वसन करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बता रहे हैं कि श्वसन करने से कैसे ऊर्जा प्राप्त होगी। अब आप लोग सोचते होंगे सांस लेंगे तो ऊर्जा का तो व्यय होता है, तो ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? देखिए जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जब पचता है उसके बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूकोज जब खून के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है तो वहां पर वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। जब आप सांस लेंगे तभी शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और वो जब ऑक्सीजन खून के जरिए कोशिका में पहुंचती है और उस ग्लूकोज से क्रिया करती है तो वहां पे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है कोशिका को और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है? जैसे यदि हम लकड़ी को जलाएं तो क्या होता है, लकड़ी को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब लकड़ी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी तरीके से जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, तब उससे ऊर्जा प्राप्त होती है कोशिका को और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर जीव जो है जीवित रहने के लिए श्वसन करता है। ठीक है, अब जो तीसरा होता है वो तीसरा है उत्सर्जन। उत्सर्जन सबसे पहले हम पोषण करेंगे, मतलब भोजन खाएंगे, उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त होगी जब श्वसन करेंगे, और उसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने बताया कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी
श्वसन के जरिए उत्सर्जित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और जो भोजन पचता है उस भोजन को भी मलाशय से, गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद मूत्र के रूप में उसको भी बाहर कर दिया जाता है। और जो यूरिया वगैरह होते हैं, जो अमोनिया होता है शरीर में जो बनता है, उसको पसीने के रूप में भी बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से उत्सर्जन जो होता है वो जैव प्रक्रम का थर्ड स्टेज होता है। तो यदि उत्सर्जन भी नहीं होगा तो वो प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए पोषण भी जरूरी है जैव प्रक्रम के लिए, मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए, जीवन के लिए श्वसन जरूरी है और उत्सर्जन भी जरूरी होता है। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट है जनन। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। हर प्राणी को अपने वंश को, अपने जाति को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है, तभी उस जाति का अस्तित्व इस दुनिया में बना रहेगा। जैसे पेड़ पौधे, जैसे आम का पेड़ है, और आम का पेड़ यदि जनन नहीं करेगा तो दूसरा आम कैसे बनेगा। उसी तरीके से जो मनुष्य होता है उसको अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ये भी लाइफ प्रोसेस है, जीवन की क्रियाएं हैं। तो इस तरीके से जनन भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है, जीवन की क्रिया होती है। अब नेक्स्ट है संवेदना ग्रहण करना। संवेदना, संवेदना का मतलब होता है सेंसिटिविटी। जैसे हम वातावरण में रहते हैं तो वातावरण का सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ठंडी पड़ती है तब भी हमें उसकी संवेदना प्राप्त होती है त्वचा के माध्यम से, गर्मी पड़ती है तब भी उससे हम संवेदना ग्रहण करते हैं। मतलब वातावरण में होने वाले सभी बदलाव का सभी प्राणियों के शरीर पर सीधा संवेदना होती है, मतलब सीधा प्रभाव पड़ता है और वो उससे अछूता नहीं रह सकता। इस तरीके से संवेदना जो होती है वो भी लाइफ प्रोसेस का ही हिस्सा होता है। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होगी, वो लाइफ प्रोसेस में शामिल होती हैं। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए इतनी क्रियाएं तो करनी ही पड़ती हैं। देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया, कहने का मतलब हमारे जो शरीर में जितनी भी प्रकार की भी मैंने प्रक्रियाएं बताई कि जीवन जीने के लिए इतनी प्रोसेस होना जरूरी होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जैसे पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया, संवेदना हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक रासायनिक अपक्रिया होती है जो हमारे शरीर में स्वतः ऑटोमेटिक होती हैं। ठीक है, तो इन क्रियाओं को जो ये अपक्रियाएं होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको जैव रासायनिक अपक्रिया बोली जाती है। और ये जैव रासायनिक अपक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है अपचयी। अपचयी क्रियाएं, पहली जो रासायनिक अपक्रिया हमारे शरीर में होती है, जो कि मैंने अभी 5 स्टेज बताए इसके कि ये क्रियाएं होती हैं जीवन जीने के लिए, तो इन क्रियाओं को जैव रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। और ये जैव रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं दो तरीके की होती हैं। एक होती है अपचयी क्रिया जिसको कहा जाता है कैटाबोलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शंस। इनमें होता क्या है, इसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूट जाते हैं। ठीक है, ये जो क्रियाएं होती हैं इनमें जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं वो किसमें टूट जाते हैं, सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है, जटिल कार्बनिक अणु का क्या मतलब होता है, देखिए जटिल कार्बनिक अणु किसमें टूट जाते हैं, सरल अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे कि हमने जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें होता क्या, देखिए उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये सारे जितने भी अभी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो होता है लैक्टेज को लैक्टोज मतलब जो प्रोटीन को कौन सा अवयव तोड़ता है, कौन सा एंजाइम तोड़ता है, उसी तरीके के जब भोजन करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो पचता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक अणु है, ये टूट कर जो है पच जाता है। वसा एक जटिल कार्बनिक अणु है। तो जो भोजन करते हैं तो जो भोजन का पाचन होता है, ठीक है, भोजन का जो पाचन होता है
वो अपचयी क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ के जो जटिल कार्बनिक अणु हैं जैसे प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें टूटकर छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाती हैं, मतलब इनका पाचन हो जाता है, तो इसको अपचयी क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अभी अपचयी क्रियाएं हो गई। अब देखते हैं उपचयी क्रियाएं। जो दूसरी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका नाम है उपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। उपचयी क्रियाओं को क्या बोला जाता है? एनाबॉलिक रिएक्शन। अपचयी क्रियाओं का सीधा उल्टा जो क्रिया होती है उसका नाम है उपचयी क्रियाएं। ठीक है, उपचयी क्रिया में होता क्या है, देखिए यहाँ पे जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूटते थे, मतलब भोजन पचता था। ठीक है, भोजन में बहुत से जटिल कार्बनिक अणु पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर सरल हो जाते हैं और भोजन पच जाता है। लेकिन जो उपचयी क्रियाएं होंगी इसमें जो होता है सरल अणु जो है वो जटिल अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। जो सरल अणु होते हैं, सरल कार्बनिक अणु, सरल अणु वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? जटिल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जटिल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अपचयी क्रियाओं का सीधा उल्टा जो क्रिया होती है वो उपचयी क्रिया होती है। उपचयी क्रिया में सरल अणु, जो भोजन के सरल अणु होते हैं, वो जटिल कार्बनिक अणुओं में बदल जाते हैं। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, और कहने का मतलब क्लोरोफिल चाहिए, और इस तरीके से इतनी चीजें मिलकर क्या करती हैं? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे जो सरल अणु थे वो मिलकर क्या बनाए? प्रोटीन बना दिए, कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए, ग्लूकोज बना दिए, स्टार्च बना दिए। इस तरीके से सरल अणु किसमें बदल गए? सरल अणु जो है वो मिलकर जटिल कार्बनिक अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे शरीर में जितनी भी अभी मैंने बताया पोषण और उसके बाद श्वसन, उत्सर्जन, ये जितनी भी प्रक्रियाएं मैंने बताई कि जीवन जीने के लिए इतनी प्रक्रियाएं तो अपने आप होती रहती हैं, तो ये कहलाती हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें कि जटिल कार्बनिक अणु जो है वो टूटकर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे कि भोजन पचेगा तब, और उसके बाद श्वसन करते हैं तब। और जो दूसरा रासायनिक क्रिया होती है उसका नाम है उपचयी क्रियाएं। ये होता है एनाबॉलिक रिएक्शंस। ये क्या करती हैं? सीधा इसकी अपोजिट होती हैं। इसमें सरल अणु जो है वो मिलकर जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, जिससे हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपका ये जैव प्रक्रम हो गया, और मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें तभी पूरी नॉलेज मिलेगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक अवश्य कर दिया करें, कमेंट्स करें, मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि मैं आपको इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो जो है वो प्रोवाइड करता रहूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।